हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो सभी साथी उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आज की क्लास में हमारे लिए जो प्रश्नों का संग्रह है वो हिंदी वर्णमाला को लेकर के है। हिंदी वर्णमाला से हम शुरुआत कर रहे हैं और संपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बहुत ही डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। आज की क्लास की जो खास बात है वो ये है कि आज की क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला के वे सवाल रखे हैं जो परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज की क्लास में भी ऐसा ही कुछ है। आपसे उम्मीद है कि आप आने वाले प्रश्नों का उत्तर करेंगे और उत्तर करने के बाद अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे, अपना आकलन कर पाएंगे कि मैंने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मैं 2 सेकंड का समय आपको दूंगा, 3 सेकंड का समय आपको दूंगा। आप प्रश्न का उत्तर ढूंढें, हल ढूंढें, उसके बाद उसके सही उत्तर तक हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास को आप एंजॉय करेंगे और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर और जरूर कर दें और अपने मित्रों को जरूर बताएं, इस क्लास का लाभ जरूर पहुंचाएं। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल को पढ़िएगा। सवाल लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मेरे हिसाब से आप सब विद्यार्थियों तक ये सवाल अच्छे से पहुंच रहा होगा। सवाल क्या लिखा हुआ है? हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की बात हुई है यहाँ पर। देखो, संयुक्त वर्ण पूछी जाती तो अलग बात होती, लेकिन संयुक्त स्वरों की बात हुई है और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। देखो, स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में 11। 11 में से जो अंतिम 4 स्वर होते हैं ए, आई, ओ और आओ, ये 4 जो वर्ण होते हैं, ये 4 स्वर होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब 3 तो नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 इसका सही जवाब है। तो आपके लिए ये पहले प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न बहुत बढ़िया अच्छा लेवल का सवाल है और इस सवाल का सही उत्तर आपको आना चाहिए। 11 स्वरों में से ये 4 स्वर जो हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ सवाल ऐसा भी बन सकता है, बन सकता है निम्न में से कौन सा स्वर है वो संयुक्त स्वर है। तो अब 4 विकल्प और कौन से हो सकते थे? ऑप्शन ए में हो सकता था ए, ऑप्शन बी में हो सकता था आ, ऑप्शन सी में हो सकता था ए, ऑप्शन डी में हो सकता था ई। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा बनता दोस्तों आपका? इनमें से सही उत्तर बनता ऑप्शन सी। आप समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार के सवाल का भी उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते थे। और अगर ये सवाल पूछा है कि कितने होते हैं संख्या, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 4 होते हैं। क्लियरिटी है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है सवाल? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनियों को पहचानना है। स्वरों में तो मूर्धन्य ध्वनि री होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है यानी मूर्धा है, पूरे मुख से इसका उच्चारण होता है। यहां पर देखेंगे प, फ, ब, ऑप्शन ए प, फ, ब है, तो इनका उच्चारण हम बिना होठों को हिलाए कर नहीं सकते, इसलिए इनका उच्चारण आप ओष्ठ बताएंगे। क्या बताएंगे? ओष्ठ बताएंगे। और ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठे वर्ण कहा जाता है। क्लियरिटी है? यहां पर देखना, ऑप्शन बी कह रहा है च, छ, ज, झ, ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों, ये आपके तालव्य वर्ण होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। जब इनका उच्चारण आप करते हैं तो आपकी जिह्वा सीधा तालु को टच करती है, तालु को स्पर्श करती है। तो इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ट, ठ, ड, ढ, ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब की सब मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में पूरा मुख आपका प्रकंपित होता है या कंपन होता है, पूरे मुख में वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए इन ध्वनियों का उच्चारण आप मूर्धन्य बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब भी आपका यही होगा। और ये देखिए ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी में त, थ, द, ध, न, तो ये जो ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां सारी की सारी आपकी दंत से, दंत यानी दांतों के बीच में आपकी जिह्वा आती है और उसके बाद इनका उच्चारण होता है। इसलिए ऐसी ध्वनियों को आप
दंत्य ध्वनियां कहते हैं या दंत्य वर्ण कहते हैं। क्लैरिटी है दोस्तों? तो इस सवाल का आपका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? आपका ऑप्शन सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं। सवाल देखिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल कह रहा है कि इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्क्षिप्त का अर्थ समझिए दोस्तों। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द बना है वो उत धन क्षिप्त से बना है, उत धन क्षिप्त से बना है, और इसका अर्थ होता है उत यानी उठना, उत यानी उठना, और क्षिप्त यानी गिरना। क्षिप्त मतलब गिरना। आप देखें, आपकी जीवा जिन वर्णों के उच्चारण में उठती है और गिरती है, एक बार आड़ोलित होती है, आप यूं कह सकते हैं, एक बार जीवा ऊपर जाती है, उसके बाद जीवा नीचे की ओर आती है। और जिन वर्णों के उच्चारण में ऐसा होता है उनको उत्क्षिप्त वर्ण कहा जा सकता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जा सकता है। एक्चुअल बात यह है कि यह स्वरों में नहीं होता, ऐसा केवल व्यंजनों में होता है, और व्यंजन भी दो ही हैं। दो वर्ण ऐसे हैं आपके हिंदी में जिनके उच्चारण में जिह्वा उत्क्षिप्त होती है। इसका मतलब हुआ जिह्वा ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आती है। तो ऐसे कौन से दो वर्ण हैं देखना, एक लय, इसको दोस्तों आप पार्श्विक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पार्श्विक वर्ण कह सकते हैं इसको, पार्श्विक। ध्यान दें, ये तो पार्श्विक है, पार्श्विक वर्ण है। एक मिनट, पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक व्यंजन भी आप कह सकते हैं। और यहाँ ढ, ये बिल्कुल ठीक है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है, और ये ढ, ये भी उत्क्षिप्त वर्ण है। तो यहाँ पर तो दो आ गए हैं। और ये फे जो है ये आपका औष्ठ्य वर्ण है, औष्ठ्य, औष्ठ्य है, इसको तो आप औष्ठ्य कहेंगे। और ये जो दो वर्ण है आपके, यहाँ पर ऑप्शन में दिक्कत हुई है, विकल्प में दिक्कत हुई है लिखते समय, तो आप कहेंगे कि ढ और ड, ये दोनों के दोनों वर्ण जो है ये आपके उत्क्षिप्त वर्ण है। तो इसका सही जवाब जो बनेगा दोस्तों, आपने अगर इसका सही जवाब ऑप्शन बी किया है तो भी आपका सही जवाब बनेगा, और ऑप्शन सी किया है, ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके सही उत्तर होते हैं। आराम से हो जाएगा, ऐसे सवालों को तो कर ही लोगे साथियों। बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आप समझे स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं। पहली बात, स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के, और कैसे लेकर के, कहां से कैसे, कैसे शुरू माने आप, और कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। यहां तक जो आपके वर्ण होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये कै वर्ग आ गया पूरा का पूरा, ये च वर्ग आ गया पूरा का पूरा, वर्ग की बात कर रहा हूं। ये ट वर्ग आ गया पूरा का पूरा, ट वर्ग आ गया पूरा का पूरा, और ये आपका त वर्ग आ गया पूरा का पूरा, त वर्ग और ये त वर्ग आ गया पूरा का पूरा, और ये आपका आ गया है प वर्ग। तो इसमें आप गौर करें इस बात पर कि ये पूरे के पूरे 5 वर्ग आ गए हैं। 5 वर्गों में कितने वर्ण हो जाएंगे कुल मिलाकर के? तो आप देखें, कैसे 5, जैसे 5, तैसे 5, तैसे भी 5 और पैसे भी 5। इसका मतलब हुआ कुल मिलाकर इन वर्णों की जो संख्या है, इन व्यंजनों की संख्या है, वो 25 हो जाएगी। सही उत्तर आपका आराम से निकल के आ गया है कि 25 इनकी संख्या होती है दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन इसका अनुसरण कर रहा है, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो आप आराम से कर लेंगे इस सवाल को। देखो, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसमें जिह्वा आपकी कहीं ना कहीं, किसी न किसी बॉडी मुख के किसी न किसी पार्ट को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। आपकी जिह्वा जब स्पर्श करती है तभी इन व्यंजनों का उच्चारण हो सकता है। ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या हिंदी में 25 होती है। 15, 20 ये गलत बात हो जाती। तो इसका मतलब इसका सही जवाब आपका निकल के आ गया होगा 25। उम्मीद कर रहा हूं आपने भी यही आंसर किया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आप तक मैं छोड़ता हूं, तो 3 सेकंड के लिए आप आंसर करने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है?
भाई पहले हम तो जो आपका अंग्रेजी विषय है इसमें जरूर पढ़ा करते थे कि हिंदी वर्णमाला का 11वां अक्षर कौन सा है, तो उसमें के हुआ करता था, है ना। तो हम तो मारवाड़ी में यूं कहते थे कि राजस्थान में कि 11वां अक्षर क्या है या के है। तो फिर ये यूं कहा जा सकता है कि एक टाइप से ये मजाक का सवाल बन जाता था हमारे लिए। तो सब बच्चे लोग, जो विद्यार्थी लोग थे, वो सब के सब ऐसे सवाल करते थे कि अंग्रेजी का 11वां वर्ण के है, पूछते थे के है, तो सामने वाला भी कहता था के है, हम कहते थे हम तो पूछ रहे हैं के है, फिर कहता था के है ना। तो इस प्रकार की बातें आपको सुनने को देखने को मिली होंगी। लेकिन अब बात हिंदी की हो रही है, तो हिंदी में बताएं, हिंदी में क्या है। 11वां वर्ण पूछा है, 11वां व्यंजन पूछा है, तो बता देंगे भैया। देखो कै वर्ग में कितने हैं, कै वर्ग में 5 है, और च वर्ग में भी कितने हैं, च वर्ग में भी 5 है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और च वर्ग के बाद में कौन आए, ट वर्ग आए, क च ट, तो ट वर्ग का पहला ही वर्ण तो हो जाएगा ना 11वां, पहला ही। इसमें कोई है क्या, ये तो नहीं है। देखो ट ही वर्ग का है, लेकिन ये 11वां नहीं है, ये इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, फै नहीं है और ल नहीं है। इसका सही आंसर निकल के आ गया। आपके लिए ये सवाल छोड़ा था मैंने, आपने किया भी होगा और सही जवाब कर दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ऐसे सवालों को तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और नहीं भी कर पा रहे हैं तो दोस्तों समझे, ऐसे सवाल आपसे अगर पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो ऐसे सवालों का सही उत्तर निकालने के लिए आपको पूरी हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर हम करवाने वाले हैं। आप सब विद्यार्थी पूरे मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आगे हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे सफलता तक पहुंचाया जाए। क्लियरिटी है, कर पाओगे दोस्तों जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है। दीर्घ, देखो स्वर जो होते हैं ना, वो ऋस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में 4, और बाकी के जो होते हैं वो दीर्घ होते हैं। और इन 7 में से 7 और 4 कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 11 तो हो ही गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है विद्यार्थियों। इसमें तो कोई डाउट है क्या, बताओ यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 4 और 7 11 हो गए, लेकिन इन 7 में से जो 4 है ना दोस्तों, वो संयुक्त होते हैं। वो क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने देखे कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर भी निकल के आया। संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है, ऐसा आपने पढ़ा भी है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा दीर्घ है। तो इसमें जो ऋस्व होते हैं, ऋस्व में कौन कौन शामिल होते हैं, ऋस्व में आपके ए, ई, उ और री, ये होते हैं ऋस्व। 1 2 3 4 ये होते हैं आपके ऋस्व वर्ण होते हैं, ऋस्व स्वर होते हैं। जबकि आपसे पूछा गया है दीर्घ, क्या पूछा गया है, दीर्घ। दीर्घ कौन सा रहेगा, आप इसका आंसर देंगे। देखो ये नहीं है, ये तो ऋस्व है, ये भी ऋस्व है, और ये आपका दीर्घ हो गया। ऑप्शन सी इसका सही अनुसरण कर रहा है इस विकल्प का। ये ए ऑप्शन नहीं है, ये डी ऑप्शन नहीं है, डी में ए लिखा हुआ है, तो यह भी इसका सही उत्तर नहीं बन सकता है। आराम से कर लोगे साथियों, बताओ हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करना होता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल पर आ रहे हैं। अब सवाल देखो, सवाल थोड़ा अच्छे स्तर का है। सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। सवाल को पढ़िए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न बहुत गजब का है, 4 विकल्प दिए हैं, थोड़े लंबे लंबे विकल्प है, और चारों ही विकल्प देखो, जितना बड़ा सवाल होता है उसको करने में उतना ही मजा आना चाहिए, उतना ही ज्यादा आनंद आना चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा सवाल होगा उतना ही वो बेहतर तरीके से होता है, हल करने में उसको मजा आता है। देखें हम क्या, यहां पर देखें, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, नो डाउट। मैंने सबसे जो पहला सवाल आपको करवाया था उसमें यही बताया था कि बिल्कुल मूर्धा जो है वो, उसमें स्वरों में केवल एक ही वर्ण है, वो कौन सा है, री। री मूर्धन्य है, मूर्धा से उच्चारित होता है, तो मूर्धन्य तो है ही है, नो डाउट। बताओ कर लोगे क्या, हो जाएगा, राइट। फिर देखो आगे, यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं। हाँ जी, इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है।
अगर इनको यूं कैटेगरी में रखा जाए तो यूं किस में रखा जाता है दोस्तों, इनको हम अंतस्थ वर्णों में रखते हैं, अंतस्थ व्यंजनों में रखते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये को और वह को, य र ल व, चार वर्ण जो होते हैं आपके, ये चार वर्ण अंतस्थ होते हैं। इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में जो श्वास है वो बाहर निकलने की अपेक्षा अंदर की तरफ आती है, अंदर अंदर श्वास चली जाती है जब किनका उच्चारण करते हैं, य र ल व का उच्चारण करते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, ये और वह दोनों ही क्या है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर इनको इसलिए कहा जाता है, देखो जब इनका प्रयोग हम करते हैं तो देखो, एक तो हमने लिखा स्कूल शब्द है, अगर विद्यार्थी समझना चाहते हो तो इस बात को बहुत ढंग से समझे। हमने लिखा स्कूल, और स्कूल लिखा तो हमने पहले देखो इस स से पहले ई का उच्चारण किया, यानी स्वर का उच्चारण किया। स्कूल, स्कूल नहीं, स्कूल गलत उच्चारण है, स्कूल सही उच्चारण है, राइट। और अब जैसे हम दूसरा शब्द ले लें, स्कूटर, क्या लिखा, स्कूटर, तो स्कूटर नहीं बोलना चाहिए, स्कूटर मात्र हरियाणा में बोलते हैं, स्कूटर इसका सही उच्चारण नहीं हो सकता है, स्कूटर इसका सही उच्चारण है। तो देखो यहाँ पर ई का उच्चारण करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी ई का उच्चारण करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये आ जाए ना स के बाद में, या तो ये आ जाए या तो वह आ जाए, अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो उसके बाद में ई के उच्चारण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहां पर लिखूं शाही, तो मुझे बताओ ईशाही पढ़ना पड़ रहा है क्या इसे, ईशाही की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा स्वर, तो ईश्वर तो नहीं पढ़ रहे हैं ना इसको दोस्तों, ईश्वर, देखो वह आ गया और ये देखो ये आ गया, इनके आने से स्वर की पूर्ति होती है, इनके आने से स्वर की पूर्ति होती है। ये पूरे स्वर तो नहीं है, मगर इनको हम आधे स्वर कह सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब ये कथन भी बिल्कुल सही चला जाता है हमारा। और फिर ऑप्शन सी देखिए, विकल्प सी क्या कहता है, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। स्वरों का उच्चारण यानी स्वरों की तो परिभाषा ये होती है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ये इसकी एकदम सही डेफिनेशन है, सही परिभाषा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही चला जाता है। इसका मतलब तीन तो हमारे सही हो ही गए। अब चौथा विकल्प भी हमें पढ़ना जरूर चाहिए, सही है या गलत है। देखो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। यहां उच्चारण लिखना चाहिए दोस्तों आपको, उच्चारण से दुगुना समय लगता है। देखो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ना भैया, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय नहीं लगता है, ऐसा नेसेसरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सामान्यतः स्वरों के योग से व्यंजन बनते हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वरों का योग होता है तभी व्यंजनों का उच्चारण किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ व्यंजनों को लिखा ही जा सकता है, उच्चारित नहीं किया जा सकता। क्लियरिटी है। अच्छा, अब दूसरी बात सुने कि उन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करेंगे तो समय क्या स्वरों की अपेक्षा दुगुना लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी दुगुना लगता है, कभी कभी 1.5 गुना लगता है, कभी कभी स्वरों से भी कम उच्चारण, कम समय लगता है। तो ऐसा नहीं है। अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी आपको अगली किसी क्लास में बताएंगे, किसी क्लास में आपको समझाएंगे। पर आप हाल फिलहाल इतना समझे कि इस सवाल का सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए साथियों, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़े सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल देखो क्या कहता है। सवाल कहता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? अगर सवाल ये होता भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर होता ध्वनि। देखो, अगर आपने ध्वनि आंसर किया है तो वो हाल फिलहाल अभी इस जगह गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा, इसके पीछे कारण है मेरे पास। कारण क्या है सर? देखो, मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी है। तो देखिए ये जो सवाल है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी है, आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? देखो, स्वर बिल्कुल नहीं, ये वर्ण का एक प्रकार है, ये तो वर्ण का एक प्रकार है, और वर्ण वर्ण नहीं, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा इसका वर्ण। देखो माफी चाहता हूं, स्वर स्वर तो वर्ण का ही एक प्रकार है और वर्ण इसका सही जवाब बनेगा। व्यंजन नहीं है, व्यंजन भी वर्ण का ही एक प्रकार है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया आपसे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार बताएंगे दो कौन कौन से प्रकार के वर्ण होते हैं? एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और दोनों ही वर्ण के प्रकार होते हैं और दोनों ही भाषा की लिखित रूप से छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर है, लेकिन यह लिखित नहीं है। ध्वनि लिखित नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जरूर होती है, लेकिन यह लिखित इकाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अच्छा, इसमें एक बात और सोचें आप, पूछ लिया जाए कि भाषा की अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो रहेगा आपका शब्द, वो रहेगा शब्द। ठीक है, और यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई केवल पूछा गया है, वो रहेगी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा है, तो वो रहेगा वर्ण। तो इसका सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर आओ साथियों, अगला सवाल पढ़ो। देखो, तालव्य व्यंजन है, सबसे पहला वर्ग जो होता है आपका क वर्ग, ये क वर्ग होता है कंठे। क्या होता है? कंठे। इसका उच्चारण कंठ, जिह्वा आपकी कंठ को स्पर्श करती है। और दूसरा वर्ग जो होता है आपका च, ये वर्ग होता है पूरा का पूरा आपका तालव्य। तो यहां पर देखना, च तो नहीं है, छ है, ज है और झ है। सही उत्तर मिल गया मुझे। सही उत्तर क्या होगा? च, छ, ज, झ। इसमें च नहीं शुमार किया गया है, कोई बात नहीं है, इसको आप शामिल कर लें। त, थ, द, ध, ये आपके दंते हैं, दंते वर्ण है। ठीक है, और प, फ, ब, भ, ये आपके ओष्ठे हैं, ओष्ठे वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, चल फिर बेहतरीन सवाल है, किन ध्वनियों में पढ़े, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाएगा? किन कौन सी ध्वनियों को आप अनुस्वार कह सकते हैं? तो यहां पर चार विकल्प दिए हुए हैं। स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियां, मुझे ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर कोई बात और आ जाए तो उसको हम पकड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां तो स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। और स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां नहीं, वो स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां व्यंजन भी हो सकती हैं, स्वर भी स्वर के साथ स्वर भी आ सकते हैं, स्वर के साथ व्यंजन भी आ सकते हैं। स्वर के साथ नहीं आता अनुस्वार, इस बात को ध्यान में रखें। व्यंजन के बाद नहीं, व्यंजन के बाद नहीं, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां। तो याद रखना, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को आप अनुस्वार कहते हैं। इसका सही जवाब, आपने इन कथनों में से सही जवाब निकाला तो सही उत्तर मिला ऑप्शन ए। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कौन सा वर्ण नहीं है। ओष्ठ्य पूछा है ना, तो ओष्ठ्य कौन सा नहीं है ये आप पकड़ेंगे, निकालेंगे आप। देखो अंदर से सवाल आंसर निकाले, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में कौन कौन आते हैं ये बताओ। एक तो उ आता है, एक उ आता है, दो तो ये वर्ण आते हैं, ये तो हो गए आपके स्वर। क्या हो गए? स्वर। तो दो तो स्वर हो गए, उ और उ, और एक आगे जो आपका पूरा का पूरा पै वर्ग है ना साथियों, पै वर्ग, पै वर्ग भी आपका ओष्ठ्य है। तो इसमें देखें पै वर्ग ओष्ठ्य नहीं है पूछा है, तो ये देखो ये है, ये तो है, उ तो होता है, आ नहीं है, ये कंठे है, ये क्या है? कंठे है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उ, उ ये भी है और पै भी है। मैंने कहा ना कि उ और उ तो है, उ और उ तो है, कौन नहीं है? आ नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले सवाल की तरफ आए। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए जरा। अगला सवाल कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अब जो स्वर और व्यंजन दोनों में ही ले लीजिए आप, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं?
सभी स्वर, पहला पॉइंट है, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सभी स्वर आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, नो डाउट। और फिर पूछ लिया जाए कि वर्ग का कौन कौन सा होता है, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये भी आपके अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब यहां पर हमें पकड़ना है, तो यहां पर पहला रहा, लेकिन यहां बीच में दूसरा आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। देखो कै पहला है, कै का दूसरा ख होता है, लेकिन ख अल्प प्राण नहीं महाप्राण है, तो ये तो नहीं है। ये पहला है और ये तीसरा है, हाँ जी ये हो सकता है। इसका सही जवाब हमें मिल चुका है। फिर आगे और ट्राई करते हैं कि और भी विकल्प इसका अनुसरण कर रहे हैं क्या। यहां देखते हैं, तय पहला है, ये दूसरा आ गया, ये नहीं हो सकता। पांचवा है, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तय पहला है, हो सकता है, ठ दूसरा आ गया, ये नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है। पहला और ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही जवाब आपको मिल चुका है। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल है, जे वर्ग किसके योग से बना है? ये जो जे शब्द होता है ना दोस्तों, जे वर्ण जो होता है, माफी चाहता हूं, जे वर्ण होता है, इसका उच्चारण ही हम गलत करते हैं, और उच्चारण गलत करते हैं इसलिए हमें कई भ्रांतियां हैं। क्या भ्रांतियां हैं? हमें लगता है कि ये ग और किससे बना होगा? ये से बना होगा, ग और ये से नहीं बना है दोस्तों, ग और ये से नहीं बना। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन भी ऐसा नहीं दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए ये बहुत बढ़िया काम हमने कर दिया, ऐसा विकल्प भी नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इस बात को तो अपने जहन से ही बाहर निकालिए, इस बात को तो अपने जहन से ही बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यहां पर देखें, इसका सही जो योग है वो किससे होता है? इसका सही योग होता है जय आधा और उसके साथ में य। च वाली लाइन का अंतिम वर्ण जो होता है, इन दोनों को मिलाने से जो वर्ण बनेगा साथियों, वो बनेगा आपका जय। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये संयुक्त व्यंजन है। थोड़ी देर पहले पूछा गया था हमसे संयुक्त स्वर कौन से होते हैं या कितने होते हैं, तो वो तो हमने बता दिए थे, ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, इस बात का ख्याल रहे। आगे बढ़िएगा, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष कौन कौन से होते हैं? सघोष होता है पहला और दूसरा। सघोष देखो, सघोष नहीं, सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बात। सघोष या घोष, पहला और तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 345 आपको याद रखना है। उसमें आपको अल्प प्राण में 135 याद रखने होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। अब यहां पर देखेंगे कौन सा सघोष व्यंजन है। सघोष का मतलब हमें तीसरा, चौथा और पांचवे में से मिलना चाहिए। पहला, दूसरा अघोष, य र ल ये सघोष होते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं? ये भी सघोष होते हैं, जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका या हमारा स्वर तंत्र थोड़ा ज्यादा प्रकंपित हो, झंकृत हो, ऐसी ध्वनियों को हम सघोष ध्वनियां कहते हैं। और ये अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, ये सघोष होते हैं। ये पहला और दूसरा है, ये अघोष है। ये पहला दूसरा होने के कारण ये भी अघोष है, तीसरा तो सही है, लेकिन यह भी क्या है? अघोष है। सही उत्तर आपको मिल चुका है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा। आगे बढ़े, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास अच्छी लग रही है, और क्लास अच्छी लग रही है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दें, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाली क्लासें आपको बेहद फायदा पहुंचाने वाली क्लासें आएंगी। इतना ही, मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आपका काम है, ये हमारा काम है, आगे का काम आपका है। चलिए सवाल को पढ़िएगा, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन आगे? देखो अंतस्थ व्यंजन वाला सवाल बात ही हम कर रहे थे, उसका सवाल हमारे सामने आ गया है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो ये देखो, ये अंतस्थ है नहीं है, ये उसमें व्यंजन है, ये भी उसमें व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये रहे दोनों के दोनों, ये तो आपके मूर्धन्य है, मूर्धन्य व्यंजन है। और ये आपके देखो, एक तो अंतस्थ है लेकिन एक उष्म है, तो ये भी इसका सही अनुसरण नहीं कर रहा है इस हमारी बात का।
हमारी बात का सही अनुसरण कौन कर रहा है? ऑप्शन बी कर रहा है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। पहले तो आप जाने कि स्पर्श व्यंजन पहले भी आया है सवाल, स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं। अब कौन सा वर्ग ऐसा है या कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें ये नहीं है? देखिए स ये रहा नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ना भाई। ये देखो 25 में से है कि नहीं है? कैसे मैं के बीच में आते हैं कि नहीं आते? कैसे मैं के बीच में आते हैं? कैसे मैं के बीच में आते हैं? ये सारे तो हैं स्पर्श व्यंजन, ये नहीं है। ये सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। आप भी कर लेंगे, ऑप्शन ए था। अभी देखें पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है। पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं कि पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए। आप भी इसका सही उत्तर करेंगे। क्या होना चाहिए? पै और फै का सही उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए साथियों? तो ये मुझे बताएं, पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे, दंते, दंतोष्ठ या औष्ठे? तो देखो कंठे तो जो होते हैं वो आपका पूरा का पूरा क्या वर्ग होता है? क्या वर्ग क्या होता है? कंठे होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो दंते होते हैं वो होते हैं आपका तय वर्ग। तय वर्ग ये दंते होते हैं। दंतोष्ठ हमारे यहाँ पर वर्ग नहीं होता, ये वह जो होता है ये दंतोष्ठ होता है। और जो पै वर्ग होता है, पै वर्ग ये क्या होता है आपका? ये आपका ओष्ठे होता है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब बनेगा। बताओ आपका भी तो हो रहा है ना सही? आप भी तो कर रहे हैं ना, ऐसा ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ यही करना है आपको भी, बिल्कुल ये सही जवाब बन रहा है आपका। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक और नया सवाल आएगा हमारे सामने। देखो किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष, अभी थोड़ी देर पहले सघोष की बात हुई थी, पहला और दूसरा ढूंढना है बस। पहला और दूसरा ढूंढना है अघोष। ये यार अलावा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये तो घोष होते हैं, ये तो काट दो पहले ही। वह इसमें आ गया, ये भी काट दो। हाँ या ना? ये तो काटने ही पड़ेंगे भाई। और देखो ये स ये अघोष होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अघोष होते हैं। अब ये तीसरे ऑप्शन को और ढंग से अध्ययन करना है। देखो क्या क्या होते हैं अघोष? पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। अब यहां पर गौर करें तो ये तीसरा है और ये पांचवा है, ये तो सघोष हो गए। फिर अघोष तो कौन से बचे? अघोष तो यही बचे आपके। कर लोगे आराम से, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आओ। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती? तालू से अगर नहीं टकराती तो वो तालव्य नहीं है। अगर टकराती है, यदि वह जिह्वा आपकी तालू से टकराती है तो उसको फिर आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं तालव्य। राइट? तो यहां पर मुझे बताएं, आपके पास में समय है 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, आप मुझे करके बताएं क्या आंसर इसका करेंगे, क्या उत्तर करेंगे बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश, करें, हो जाएगा। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है? इसके लिए सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन ए। क्या च? जी ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो च पूरा का पूरा वर्ग क्या होता है? तालव्य होता है। ये वर्ग तो तालव्य होता है। इनके उच्चारण में तो जिह्वा तालू से टकराती है। ये वह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि यह दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ है। बताओ इसकी तो हमने बात करी कि नहीं करी? इसकी हमने बात करी। यहां पर देखना छ उसी वर्ग का है और ये स ये भी तालव्य है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि स भी तालव्य है। तो ये भी सही, ये इसका उत्तर नहीं बन सकता, ये उत्तर नहीं बन सकता, ये भी इसका उत्तर नहीं बन सकता। सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल देखो, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? उत्तर क्या बनाएंगे? देखें, देखो किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? अंतस्थ जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर की तरफ खींची जाए या अंदर की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो ऐसा कहां होता है, देखिए ऐसा होता है य बिल्कुल ठीक है, र बिल्कुल ठीक है, ल भी होता, अगर होता तो ये भी ठीक था, य र ल, और वह होता तो वो भी ठीक होता। यहां पर प है, ये नहीं है, ये 2 बार र आ गया तो इसको तो क्या ही देखना है भाई, 2 बार हमने र ऑप्शन में डाल दिया गलती से, तो आपका काम और ज्यादा आसान हो गया है, आपका और ज्यादा काम आसान हो गया है। तो आप समझे इस बात को, इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी आपका प जो है ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है, बेहतरीन सवाल है साथियों, देखिए अंतिम सवाल है, इसके बाद में एक सवाल और हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन पहला और दूसरा, है बिल्कुल अघोष है, न ब ये नहीं है, डेढ़ ये नहीं है, णथ है ये भी नहीं है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और आप मुझे ये बात जरूर बता दें कि हमारी क्लास से आपको फायदा हो रहा है, और निश्चित तौर पर फायदा तो होना ही है साथियों। आप पूरे मनोयोग के साथ अगर हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपकी कोई ना कोई ऐसी जगह मदद करेंगे जब आपका सवाल गलत हो रहा होगा और हमारी याद आएगी, प्लस माइनस की याद आएगी, तो आपके सवाल सही होंगे, क्योंकि आप प्लस माइनस के विद्यार्थी हैं, सही होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो आप हमारे इस परिवार को, इस कारवा को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हम इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को तो यही रोक रहे हैं, फिर आगे की क्लास से और देखी जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाली क्लासों में आपसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए तैयार हैं आपका ये प्यारा सा बेगाना सा दोस्त वाईडी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।